Hello students, myself Sweetie Singhal, and today we will discuss about database concept in MySQL. Today we will cover the introduction part of database. So let's start. What do you mean by first question arises, what is database? So if we talk about database it's nothing but a collection of related information that is organized in such a way that supports for easy access, modify and maintain data. डेटाबेस बेसिकली क्या होगा आपका कि एक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन होगा. अब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन से क्या मतलब है यहाँ पे? रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं. लेट्स सपोज कि हमें एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड मेंटेन करना है, उसका डेटाबेस बनाना है. तो स्टूडेंट डेटाबेस में क्या होगा? उसका आईडी हो जाएगी, उसका नेम, उसका रोल नंबर, उसका एड्रेस, ये सारे क्या होंगे? एक स्टूडेंट के रेलेवेंट हमारे पास में कलेक्शन हो जाएगा. तो ये सारे एक दूसरे से रिलेटेड है कि आईडी की बात हो रही है तो आईडी स्टूडेंट की आईडी की बात हो रही है, नेम बात हो रहा है तो स्टूडेंट के नेम की बात हो रही है, एड्रेस, फ़ोन नंबर, मार्क्स, स्ट्रीम, क्लास, ये सब क्या होंगे? स्टूडेंट क्लास से रिलेटेड होंगे. सो डेटाबेस क्या होगा आपका? एक कलेक्शन होगा किसका? रिलेटेड इन्फॉर्मेशन का, जिसे हम क्या कर रहे हैं? एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइज्ड वे में मेंटेन कर रहे हैं. अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? डेटाबेस को मेंटेन क्यों किया जा रहा है? ताकि हम उसको इजीली एक्सेस कर सकें और उसको इजीली मॉडिफाई कर सकें, उसमें हमारा डेटा जो है वो मेंटेन कर सकें. तो इन सारे पर्पस से हम क्या कर रहे हैं? डेटाबेस को क्रिएट करने का काम कर रहे हैं. Now the second point, the content of a database are obtained by combining data from all the different sources in an organization. Content क्या होगा database का? जो हम क्या कर रहे हैं? अलग अलग different sources, different organization से collect करके चल रहे हैं. Generally the database is managed by some special software. कि अगर हम बात करते हैं कि अब database तो बना रहे हैं, but database बनाने के लिए कुछ हमें particular software package भी चाहिए होगा. हम database किस में बनाओगे? अगर हम ट्रेडिशनल सिस्टम की बात करें तो ट्रेडिशनल सिस्टम में क्या था? हम रजिस्टर में हमारे डेटाबेस को मेंटेन करके चलते थे. रजिस्टर में आप क्या करते थे कि वहाँ पर अपनी टेबल्स क्रिएट करते थे, वहाँ पर अपने सारे डेटा को मेंटेन करते थे, ठीक है. बट वो उस ट्रेडिशनल मेथड में हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स जनरेट होती थी. अब वो प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं वो हम आगे डिस्कस करते हैं उसके बारे में. इसके पहले अगर अब हम डेटाबेस में मूव कर रहे हैं, ठीक है, ट्रेडिशनल से हम लोग रीसेंट वाले डेटा टाइप्स पर आए, डेटाबेस पर आए हैं, तो अभी यहाँ पर उसके लिए क्या होंगे? अलग अलग कुछ पैकेजेस को यूज़ किया जाएगा. सॉफ्टवेयर पैकेज को हम यूज़ करेंगे. उन्हें क्या बोला जाता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या हो जाएगा आपका? इट्स जस्ट नथिंग ये क्या होगा? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. ये आपका DBMS सिस्टम जो आपके डेटाबेस को मैनेज करने का काम कर रहा है, वो हमारा क्या होगा? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. नाउ द थर्ड पॉइंट, DBMS आर स्पेशली डिजाइंड एप्लीकेशन टू क्रिएट कनेक्शन बिटवीन यूज़र एंड प्रोग्राम. अब कनेक्शन डेटाबेस क्या कर रहा है? ये हमारा एक डेटाबेस हो गया, लेट्स सपोज, ओके. अब ये किसने क्रिएट किया? ठीक है, किस पर क्रिएट किया? लेट्स सपोज ये मेरा एक इंटरफेस हो गया सिस्टम, जिसके ऊपर हमने डेटाबेस को क्रिएट किया है. अब क्रिएट किसने किया? क्रिएट करने वाला कौन हो गया यहाँ पे? यूज़र. यूज़र ने क्या किया? ये डेटाबेस क्रिएट किया और उसकी हेल्प से उसने अपने किसकी हेल्प से? सॉफ्टवेयर पैकेज की हेल्प से अपने डेटाबेस को मेंटेन किया. तो DBMS बेसिकली क्या है? एक एप्लीकेशन है जो यूज़र के बीच में और प्रोग्राम के बीच में एक कनेक्शन को इस्टेब्लिश कर रहा है. एंड टू स्टोर डेटा इन एन ऑर्गेनाइज मैनर. अभी यहाँ देख रहे होंगे तुम लोग कि मैंने क्या किया है? कुछ रोज़ एंड कॉलम्स बना दिए हैं. दीज आर कॉल्ड रोज़. अगर मैं एक टेबल की बात करूँ तो क्या होगा? ये हमारी एक टेबल हो गई, ठीक है. ये यहाँ पे क्या कहलाएगा? आपका रोज़ कहलाएंगी. ये क्या कहलाएंगे? यहाँ पे कॉलम्स कहलाएंगे. सो अगर मैं इस टेबल की बात करूँ तो यहाँ पे 4 कॉलम्स हो गए एंड 3 रोज़ हो गई, ओके. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? बेसिकली इसकी हेल्प से हम क्या कर रहे हैं? डेटा को एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइज मैनर में स्टोर करवा रहे हैं. ये हमारा क्या हो गया? एक फिक्स स्ट्रक्चर हो गया कि हमारा जो डेटा होगा वो इस टेबल के अंदर ऑर्गेनाइज्ड मैनर में स्टोर किया जाएगा. सो द पर्पस of DBMS software is to allow the user
टू क्रिएट, मॉडिफाई एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेटाबेस। तो बेसिकली DBMS सॉफ्टवेयर का पर्पस क्या हो गया कि हम यूज़र को अलाउ कर रहे हैं किस चीज़ के लिए, डेटाबेस को क्रिएट कर सकता है वो, उसको मॉडिफाई कर सकता है और उसको एडमिनिस्ट्रेशन प्रिविलेजेस भी वो प्रोवाइड कर सकता है। नाउ एडमिनिस्ट्रेशन प्रिविलेजेस क्या हैं इसके बारे में मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगी। जैसे क्रिएट एंड मॉडिफाई, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि डेटाबेस को क्रिएट करना है, मॉडिफाई दैट मीन हम उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस कर रहे हैं। अभी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेटाबेस क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेटाबेस दैट मीन कि हमने डेटाबेस तो बना दिया, लेट्स सपोज़ कि मैं एक बहुत बड़ी कंपनी में वर्क करती हूँ, ठीक है, मैं वहाँ की ओनर हूँ, तो क्या मैं मेरे जितने एम्प्लॉयज़ हैं सबको डेटाबेस को एक्सेस करने की प्रिविलेजेस प्रोवाइड कर दूँगी? नो, बिकॉज़ अगर मैंने सारे एम्प्लॉयज़ को वो प्रिविलेज प्रोवाइड कर दी तो कोई भी एम्प्लॉय आएगा, कोई भी डेटा इंसर्ट करेगा, कोई भी डेटा डिलीट करेगा या मेरा पूरा डेटाबेस ही डिलीट करके चला जाएगा, ठीक है। तो अब उस केस में मेरे पास क्या सिक्योरिटी रहेगी कि मेरा जो डेटाबेस है वो प्रॉपर्ली मेंटेन रहेगा? ओके, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, डेटाबेस में कुछ प्रिविलेजेस प्रोवाइड कर सकते हैं कि पर्टिकुलर यूज़र जो है वो मेरा ये डेटा एक्सेस कर सकता है या नहीं कर सकता, या कौन कौन से पार्ट वो उसके एक्सेस कर सकता है। लाइक अगर मैंने बोल दिया कि लेट्स सपोज ए है, एक पर्सन को मैंने बोल दिया कि वो सिर्फ क्रिएट कमांड यूज़ कर सकता है, बी मैंने बोल दिया वो सिर्फ मॉडिफाई या ऑल्टर कमांड को यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो ये सिर्फ मेरे बोलने से वर्क नहीं होगा, ये कौन कर रहा है, ये वहाँ पे हमारा सॉफ्टवेयर उनको प्रिविलेज प्रोवाइड करेगा, उनके लिए वो बाकी सारी चीज़ें डिसेबल्ड हो जाएंगी, वो सिर्फ जो उनको प्रोवाइडेड है वही उनके लिए इनेबल रहेगा और वो उसी को यूज़ कर पाएंगे। सो DBMS में क्या हो सकता है, हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं अपने डेटाबेस को, मेंटेन करके चल सकते हैं, पूरा मॉडिफाई किया जा सकता है उसको, और उसमें एडमिनिस्ट्रेशन प्रिविलेजेस भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। अब डेटाबेस के एग्जांपल क्या हो सकते हैं, किस किस में डेटाबेस को हम मैनेज कर सकते हैं? तो पहले जो हमारे ट्रेडिशनल सबसे फर्स्ट चलता था हमारे रजिस्टर बेस्ड, नेक्स्ट वो इम्प्रूव हुआ, हमारे पास बहुत सारे फर्दर वर्जन्स आए और भी चीज़ें आई हमारे पास, फिर आया MS एक्सेस, MySQL, PostgreSQL, SQLite, MySQL SQL सर्वर, Oracle, SAP, और अभी जो रिसेंटली आपका चल रहा है दैट इज़ MongoDB। वो कौन सा सॉफ्टवेयर है आपका? MongoDB। MongoDB बेसिकली आपका किस लिए यूज़ आ रहा है? जो भी हमारा लार्ज डेटाबेस है उसको हैंडल करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए, बिग डेटा, बेसिकली बिग डेटा को मेंटेन करने के लिए हम MongoDB को यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा रिलेशनल डेटा मॉडल। अब जो MySQL है वो हमारा रिलेशनल डेटा मॉडल को सपोर्ट करता है। तो अब रिलेशनल डेटा मॉडल से क्या मतलब है? रिलेशनल दैट मीन अभी हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कि जो हमारा डेटाबेस है वो एक दूसरे से कनेक्टेड, एक दूसरे से रिलेटेड होगा। सो बेसिकली जो डेटाबेस में हम जो भी कलेक्शन मेंटेन कर रहे हैं वो क्या होंगे, एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, उनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। तो यहाँ पे हमारा डेटाबेस कौन सा मॉडल फॉलो करता है? रिलेशनल डेटा मॉडल को फॉलो करता है। सो डेटाबेस इज़ रिप्रेजेंटेड एज कलेक्शन ऑफ रिलेटेड टेबल। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, लेट्स सपोज ये मेरा एक डेटाबेस हो गया, ठीक है। ये इस डेटाबेस के अंदर यहाँ हमने क्या किया, ये डेटाबेस हो गया हमारा कम्प्लीटली, ठीक है। अब इस डेटाबेस में क्या होगा, हमने कुछ टेबल्स बना दी, ये हमारी यहाँ पे मल्टीपल टेबल्स होंगी। एक डेटाबेस के अंदर आप मल्टीपल टेबल्स क्रिएट कर सकते हो। यहाँ कुछ नंबर्स नहीं हैं, आप अपनी अकॉर्डिंग कितने भी नंबर ऑफ़ टेबल्स को इस डेटाबेस के अंदर क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। सो अगर मैं ट्रेडिशनल की बात करूँ तो हम इसको किससे रिलेट कर सकते हैं? ये हमारा क्या हो जाएगा, रजिस्टर हो जाएगा, ठीक है। मैं बात करूँ तो ये क्या होगा, DBMS हमारा एज ए रजिस्टर हो जाएगा। अब रजिस्टर के अंदर हम कितने भी सब्जेक्ट्स के नोट्स मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ही एक डेटाबेस, उसके अंदर हम मल्टीपल टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं, टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3 एंड टेबल 4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा एक रिलेशनल डेटा मॉडल, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, डेटाबेस जो है हमारा वो रिलेटेड टेबल का कलेक्शन होगा जो एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब इसके अंदर हम जितने भी टेबल्स बना रहे हैं वो क्या होंगे, एक दूसरे से रिलेटेड होंगे।
ईच टेबल इज टर्म्ड एज रिलेशन। अब यहाँ पे क्या होगा, जो भी टेबल हम बना रहे हैं, लेट्स सपोज अगर मैंने टेबल जो भी मैंने स्टूडेंट टेबल बनाए, ठीक है। अब स्टूडेंट टेबल हमारी क्या हो जाएगी, वो रिलेशन हो जाएगा। अगर हम रिलेशन की बात करें तो रिलेशन क्या होगा हमारा यहाँ पे, स्टूडेंट हो जाएगा। एंड हैज़ इट्स यूनिक नेम इन द रिलेशनल डेटा मॉडल, और उसका क्या होगा, यूनिक नेम होगा। मतलब आप एक से ज़्यादा टेबल, अगर आपने एक ही डेटाबेस के अंदर टेबल 1 जो है उसका नाम स्टूडेंट रख दिया, तो टेबल 2 का नाम आप स्टूडेंट नहीं रख सकते। मतलब एक डेटाबेस के अंदर आप 2 सेम नेम की टेबल को नहीं क्रिएट कर सकते हो कि ये अगर आप क्रिएट करोगे तो आपको एरर शो करेगा कि दिस टेबल हैज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट। नाउ द थर्ड पॉइंट, टेबल्स आर फॉर्म बाय यूजिंग रोज एंड कॉलम। अब टेबल हमारी जो होती है वो किस तरह से फॉर्म होती है, रो एंड कॉलम्स के थ्रू, ठीक है। तो रो एंड कॉलम, अगर यहाँ पे हम हमने टेबल बनाई थी, ये क्या हो जाएंगे हमारी, दीज आर रोज एंड दीज आर कॉलम्स। तो यहाँ पे 3 कॉलम्स हो गए एंड 3 रोज हो गई। तो टेबल हमारी किसकी हेल्प से क्रिएट होंगी, यूजिंग रो एंड कॉलम। नाउ वी टॉक अबाउट द टर्मिनोलॉजी पार्ट। यहाँ पे हमारी कुछ टर्म्स आएंगी जो बार बार यूज़ होंगी। तो उसमें से फर्स्ट टर्म है हमारी रिलेशन। रिलेशन जो मैंने अभी भी बताया कि टेबल हमारा क्या होगा, वो एज अ रिलेशन होगा। इन विच डेटा आर ऑर्गेनाइज इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। डेटा क्या होगा हमारा, किस फॉर्म में होगा, रो और कॉलम की फॉर्म में होगा। देयरफॉर इन डेटाबेस रिलेशंस आर इक्विवेलेंट टू टेबल। तो अगर मैं बात करूँ डेटाबेस में, तो रिलेशन वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो टेबल के इक्विवेलेंट हो जाएगा। नाउ द सेकंड टर्म इज डोमेन। तो डोमेन क्या होगा, अ पूल ऑफ वैल्यूज फ्रॉम विच द एक्चुअल वैल्यूज ऑफ कॉलम आर डिराइव्ड। दैट मीन्स कि अब यहाँ पे कुछ पूल ऑफ वैल्यूज़, मतलब कुछ मल्टीपल वैल्यूज़ होंगी जिसकी हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, कुछ एक्चुअल वैल्यूज़ को डिराइव कर रहे हैं। अब इससे अपना क्या मतलब है, यहाँ पे इसका क्या मतलब होगा, ओके तो यहाँ पे इसका क्या मतलब होगा, पूल ऑफ वैल्यूज़ फ्रॉम विच द एक्चुअल वैल्यूज़ ऑफ कॉलम आर डिराइव्ड। तो इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज कि अगर मैं बात करूँ जेंडर डोमेन की, तो एक जेंडर डोमेन में हमारे पास 2 वैल्यूज़ हो सकती हैं और 3 वैल्यूज़ हो सकती हैं, ठीक है, मेल, फीमेल एंड द थर्ड वन अदर। ओके, तो ये क्या हो गया हमारा, जेंडर एक डोमेन हो गया, और ये इसकी एक्चुअल वैल्यूज़ हो गई क्या, मेल, फीमेल एंड अदर्स। सिमिलरली अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ, दैट इज़ मैरिटल स्टेटस, ठीक है, तो उसमें 4 पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं, दैट इज़ मैरिड, अनमैरिड, विडो एंड डाइवोर्स्ड। तो यहाँ पे डोमेन क्या हो जाएगा, उस केस में मैरिटल स्टेट हो जाएगा। उसमें से हमने क्या वैल्यूज़ को डिराइव किया है, मैरिड, अनमैरिड, विडो एंड डाइवोर्स्ड। तो बेसिकली डोमेन क्या होगा आपका, अ पूल ऑफ वैल्यूज़ फ्रॉम विच द एक्चुअल वैल्यूज़ ऑफ अ कॉलम आर डिराइव। आपकी कुछ वैल्यू ऐसी जिनमें से आप क्या कर रहे हो, एक्चुअल वैल्यू को डिराइव कर रहे हो। नाउ द नेक्स्ट वन दैट इज़ एट्रीब्यूट। अब एट्रीब्यूट क्या होगा, अ कॉलम ऑफ अ टेबल ऑल्सो कॉल्ड फील्ड और एट्रीब्यूट। अगर मैं बात करूँ, ये हमारी एक टेबल है, ठीक है, इसमें मैंने बोला ये क्या हो गए हमारे कॉलम्स हो गए, ओके, ये कॉलम्स हैं, ठीक है। इन कॉलम्स को ही आप क्या बोलोगे, एट्रीब्यूट। इन्हें फील्ड भी बोला जाता है, इन्हें कॉलम भी बोला जाता है, इन्हें ही एट्रीब्यूट भी बोला जाता है। तो बेसिकली कॉलम के ही अदर नेम्स हो गए एट्रीब्यूट एंड फील्ड, ओके। नाउ द नेक्स्ट वन टपल। टपल्स क्या हो जाएंगे, आपकी टेबल में जो प्रेजेंट रोज़ हैं उनको हम क्या बोलेंगे कि वो एक टपल है। सो अगर डिफाइन करें इसको तो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल सबसेट और इन्फॉर्मेशन इन अ टेबल is called tuple.
सो टपल इज़ ऑल्सो नोन एज अ रिकॉर्ड, इसको एक रिकॉर्ड भी बोला जाता है विच गिव्स पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन ऑफ द रिलेशन टेबल। टपल हमारी टपल को या रो को आप टपल बोल सकते हो या रिकॉर्ड बोल सकते हो। ये क्या करेगा, हमारे पर्टिकुलर एक रिलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, टेबल में पर्टिकुलर एक रिलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज़ डिग्री। डिग्री क्या होगा आपका, द नंबर ऑफ कॉलम्स प्रेजेंट इन अ टेबल और नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स प्रेजेंट इन अ टेबल इज़ नोन एज डिग्री। अगर मैं इसकी बात करूँ, यहाँ पे कितने हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स प्रेजेंट है, 4, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री की वैल्यू इज इक्वल्स टू 4। तो जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स आपके पास टेबल में प्रेजेंट है वो आपकी वैल्यू क्या होगी, 4 डिग्री की इक्वल होगी। इस एग्जाम्पल में हमारा क्या होगा, डिग्री की वैल्यू 4 हो जाएगी। नाउ द नेक्स्ट वन इज कार्डिलिटी। अगेन कार्डिलिटी क्या होगी, द नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ टपल्स प्रेजेंट इन अ टेबल इज नोन एज कार्डिनैलिटी। लेट सपोज यहाँ पे ये 1 2 3 रोज है हमारे पास में, तो कार्डिनैलिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इसके ऊपर आप इसके लिए आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है कि आपको एक टेबल दे दी जाएगी, उसमें आपसे पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ द टेबल, व्हाट इज़ द कार्डिनैलिटी वैल्यू ऑफ द टेबल। तो आपको वहाँ पे क्या बताना है, डिग्री क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम प्रेजेंट इन द टेबल, एंड कार्डिनैलिटी क्या होगा, नंबर ऑफ रोज प्रेजेंट इन अ टेबल। यहाँ पे देखो, अभी एक इन टर्म्स को समझने के लिए एक एग्जांपल मैंने दिया है। सबसे फर्स्ट मैंने रिलेशन मैंने बता दिया कि स्टूडेंट टाइप का रिलेशन होगा। हमें फाइंड आउट करना है डिग्री एंड कार्डिनैलिटी। हियर इज़ द टेबल। सबसे फर्स्ट यहाँ पे फील्ड्स क्या क्या होंगे, टप्पल क्या क्या होंगे, डिग्री क्या होगी एंड कार्डिनैलिटी क्या होगी। तो स्टार्ट करते हैं फील्ड से। व्हाट इज़ फील्ड, फील्ड यहाँ पे क्या क्या हो जाएंगे हमारे पास में, एड्रेस नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन, एवरेज, ये क्या हो गया हमारे पास में, फील्ड हो जाएंगे। ये हमारी वैल्यू क्या कहलाएंगी, फील्ड्स कहलाएंगी। टपल्स क्या होंगे, जो मैंने बोला था रोज़ को बोला जाता है, तो ये पर्टिकुलर कोई भी एनी रो, वो क्या होगी आपकी एक टपल हो जाएगी। डोमेन क्या होंगी, अगर मैं इस वाले पर्टिकुलर वैल्यू में बात करूँ डोमेन की, तो यहाँ पे डोमेन क्या होंगे हमारे ABCD, डोमेन वैल्यूज में से निकाली गई है, ठीक है। एंड डिग्री क्या होगा, डिग्री क्या बताया था हमने, नंबर ऑफ कॉलम प्रेजेंट इन अ टेबल। तो यहाँ पे कितने कॉलम्स है, 1 2 3 4 एंड 5, तो डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। कार्डिनैलिटी की वैल्यू की बात करें तो कार्डिनैलिटी में हमेशा क्या होगा, हमारी जो टाइटल बार है हम उसको काउंट नहीं करते हैं, वो यहाँ पे एक्सक्लूड रहती है। तो यहाँ पे कार्डिनैलिटी की वैल्यू क्या होगी, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो कार्डिनैलिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6। ये इज़ द आंसर। डिग्री, नंबर ऑफ कॉलम्स, कार्डिनैलिटी, नंबर ऑफ रोज। सो ये इज़ द सॉल्यूशन। फील्ड क्या होते हैं हमारे, जो एड्रेस नंबर है, एडमिशन नंबर है सॉरी, नेम, क्लास, सेक्शन और एवरेज। टपल्स क्या हो जाएंगे, रोज़ और रिकॉर्ड। डोमेन वैल्यू क्या हो जाएंगी, जो भी हमारी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है। डिग्री क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ कॉलम प्रेजेंट इन अ टेबल, दैट इज इक्वल्स टू 5 इन आर एग्जाम्पल। एंड कार्डिनैलिटी क्या होगा, नंबर ऑफ रोज, दैट इज यहाँ पे इस एग्जाम्पल में हमारे पास क्या दे रखे हैं, 6। ओके, आई होप दिस एग्जाम्पल इज क्लियर टू ऑल। Okay, next move further. Next our topic is keys. That is the most important topic. इसके ऊपर आपको 100% क्वेश्चन मिलेगा एग्ज़ाम में, ठीक है। आप इसको 100 नहीं 200% मान के चलो कि आपको इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कीज़ का कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा यहाँ पे, कंफ्यूजिंग है इसको समझना, बट अगर एक बार अच्छे से समझ में आ गई तो आप उसको नहीं भूल पाओगे। और मैं इसको आपको एक बहुत इजी एग्जांपल से समझाऊंगी, ठीक है। कीज़ क्या है, बेसिकली अच्छे से समझ के चलना। अगेन बोल रही हूँ, रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। गारंटी मेरी 200% मैं ये श्योरिटी के साथ बोल रही हूँ कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ओके, सो व्हाट आर कीज़।
So basically they help enforce integrity and help identify the relationship between tables. ये क्या करता है, हमारे टेबल में इंटीग्रिटी को मेंटेन करके चलेगा, उनमें रिलेशनशिप को मेंटेन, उसके बीच में रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करने के काम में आता है. अब कीज़ है क्या, कैसे रिलेशन को आइडेंटिफाई कर रहा है, कैसे हमारी ये इंटीग्रिटी को मेंटेन कर रहा है, इसको देखते हैं अभी. ओके, सो फर्स्ट आएगा हमारा प्राइमरी की एंड द सेकेंड वन इज कैंडिडेट की. ओके, सो प्राइमरी की क्या हो जाएगा हमारा, सो प्राइमरी की, कैंडिडेट की, ऑल्टरनेट की एंड फॉरेन की. यहाँ पे हमारे पास में कितनी कीज़ हैं, 4 कीज़ हैं. फर्स्ट हम बात करते हैं प्राइमरी की. प्राइमरी की क्या होगा, अ कॉलम और सेट ऑफ कॉलम्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज अ रो विद इन अ टेबल इज कॉल्ड प्राइमरी की. क्या बोल रहा है ये कि एक कॉलम या सेट ऑफ कॉलम्स जो हमारी पर्टिकुलर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करे, वो हमारी क्या कहलाएगी, प्राइमरी की कहलाएगी. अब टेबल में रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करवाना है तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए. अगेन लेके चलते हैं एक एग्जांपल. ये क्या हो गई, हमारे पास में एक टेबल हो गई. ठीक है, ये आईडी हो गई, नेम. ठीक है, यहाँ पे हमने बात कर दी मार्क्स की, यहाँ हमने बात कर दिया एड्रेस की. ठीक है, अगर मैं स्टूडेंट टेबल की बात करती हूँ तो स्टूडेंट टेबल में क्या होगा, आईडी. हर एक स्टूडेंट की यूनिक आईडी होती है. किन्हीं भी 2 स्टूडेंट की आईडी जो है वो सेम नहीं होती. अगर मैंने बोल दिया आईडी 1 2 3 4, ठीक है, ये सबकी आईडीज़ क्या होंगी, यूनिक होगी. किन्हीं भी 2 स्टूडेंट की आईडी कभी सेम नहीं हो सकती ये. ठीक है, तो आईडी क्या होगा, वो एक यूनिक वैल्यू हो गई. यूनिक वैल्यू से मतलब क्या आपका, कि कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होनी चाहिए. तो आईडी क्या हो गया यहाँ पे 1 2 3 4, ये क्या होगी, हमारी यूनिक वैल्यूज़ होंगी कुछ टेबल में. ठीक है, तो आईडी हमने बना दी 1 2 3 4. ये कॉलम हमारा क्या कहलाएगा, यहाँ पे हम इस कॉलम को क्या बना सकते हैं, प्राइमरी की. तो प्राइमरी की बनने के लिए एलिजिबल कौन से कॉलम होंगे, जिसमें हमारी सारी वैल्यूज़ क्या हो, यूनिक वैल्यूज़ हो, उसमें कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो. अब अगर मैं बोलूँ यहाँ पे, क्या मैं नेम को प्राइमरी की बना सकती हूँ, नहीं. नेम कॉलम को हम प्राइमरी की नहीं बना सकते. क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि एक या एक से ज़्यादा स्टूडेंट के नेम सेम हो सकते हैं. तो हमारी प्राइमरी की सबसे फर्स्ट कंडीशन ही क्या है कि वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मार्क्स की. नेक्स्ट फील्ड हमने बनाया मार्क्स. तो क्या मार्क्स फील्ड को हम प्राइमरी की बना सकते हैं, नो ऑब्वियसली, बिकॉज एक से ज़्यादा स्टूडेंट के मार्क्स वहाँ पे क्या हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं. तो मार्क्स को भी हम एज ए प्राइमरी की यहाँ पे डिफ़ाइन नहीं कर सकते. नाउ द लास्ट वन, एड्रेस. क्या एड्रेस को आप यहाँ पे एज ए प्राइमरी की बना सकते हो, नो. वाई, बिकॉज एड्रेस भी क्या होगा, ऑलमोस्ट अगर एक ही स्कूल के पढ़ने वाले स्टूडेंट है तो सब एक ही सिटी से बिलोंग करेंगे. ठीक है, हो सकता है कि वो आस पड़ोस में रहने वाले, तो एड्रेस भी हमारा क्या हो सकता है, सेम हो सकता है. एक ही घर के 2 बच्चे हैं तो उनका एड्रेस भी क्या होगा, सेम होगा. तो हम एड्रेस को भी प्राइमरी की नहीं बना सकते. तो इस केस में हमारी स्टूडेंट टेबल में क्या होगा, प्राइमरी की हमारा कौन सा कॉलम होगा, स्टूडेंट आईडी, जिसमें क्या होगा, सारी वैल्यूज़ यूनिक होगी. उसमें हमारी कोई भी वैल्यू जो है वो रिपीट नहीं होगी. इज इट क्लियर. तो प्राइमरी की क्या होंगी, वो वैल्यू या वो कॉलम जो हमारी पर्टिकुलर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है. ठीक है, ये हमारे क्या कर रहा है, एक वैल्यूज़ को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है कि 1 2 3 4 क्या हो गई, हमारी यूनिक वैल्यूज़ हो गई. नाउ टॉक अबाउट कैंडिडेट की. कैंडिडेट की क्या होगा, नाउ लिसन इट केयरफुली बिकॉज ये कंफ्यूजिंग हो सकता है. कैंडिडेट कीज आर सेट ऑफ फील्ड or column with unique values in the relation that are eligible to act as a primary key. अब इसका क्या मतलब है यहाँ पे कि कैंडिडेट की हमारे पास में क्या है, कुछ सेट ऑफ कॉलम्स
जो जिसमें हमारे पास में यूनिक वैल्यूज़ हो, उन कॉलम्स का भी हम एक सेट बना सकते हैं। अब लेट्स सपोज़ कि यहाँ पे हमारे पास अभी हमने 4 ही कॉलम्स बनाए, मैंने एक और कॉलम बना दिया, लेट्स सपोज एडमिशन नंबर बना दिया। एडमिशन नंबर भी क्या होता है, सबका यूनिक होगा। तो हमने एडमिशन नंबर और आईडी 2 कॉलम यहाँ पे क्या हो गए, मेरे पास यूनिक कॉलम्स हो गए। तो अब ये दोनों ही एलिजिबल है कि हम प्राइमरी की बना सकते हैं। हमारे पास एडमिशन नंबर जो है वो भी प्राइमरी की कॉलम बन सकता है, आईडी जो है वो भी बन सकता है। तो जो कॉलम्स यहाँ पे प्राइमरी की बनने के लिए एलिजिबल है, ठीक है, उनको हम क्या बोल सकते हैं कि वो क्या हो गई, हमारी कैंडिडेट कीज़ हो गई। कैंडिडेट कीज़ क्या हो जाएंगी, जो कॉलम्स या सेट ऑफ फील्ड्स जो हमारे टेबल में प्रेजेंट है वो एक्ट कर रहे हैं एज अ प्राइमरी की, वो एलिजिबल है प्राइमरी की बनने के लिए। तो वो सारे कॉलम्स हमारे क्या हो जाएंगे, वो हमारे कॉलम्स एज अ कैंडिडेट की कहलाएंगे। कि now the next one is alternate key. Now what is alternate key? Out of the candidate keys, after selecting a key as a primary key, the remaining keys are called alternate keys. अब चलो देखो इसको यहाँ पे समझते हैं कि क्या ये बोल रहा है। ठीक है, लेट सपोज मैंने नेम दे दी यहाँ पे ABCDE, ये हमारे कॉलम के हमने नेम दे दिए कुछ। अब ए कॉलम और बी कॉलम ये दोनों ही क्या हैं, कैंडिडेट कीज़ है, मतलब दोनों में यूनिक वैल्यूज़ हैं और ये प्राइमरी की बनने के लिए एलिजिबल है। बट हमने प्राइमरी की तो एक को ही बना सकते हैं। तो लेट्स सपोज मैंने प्राइमरी की ए को बना दिया, ठीक है, ए और बी कंबाइन वे में क्या कहलाएंगे, ये हमारी कैंडिडेट की कहलाएगी। ए को मैंने प्राइमरी की बना दिया तो बच गया बी, बी हमारी क्या कहलाएगी, ऑल्टरनेट की कहलाएगी। ठीक है, क्या बोला मैंने कि अगर हमारे पास में जो कैंडिडेट की बनने के लिए एलिजिबल है, चलो ठीक है एक एग्जांपल लेते हैं कि क्लास में मॉनिटर बनाना है हमें, तो मॉनिटर बनाने के लिए सबसे पहले हम एलिजिबल कैंडिडेट्स को ढूंढेंगे। मॉनिटर या सीआर जो हमारा एक ही बनेगा, ठीक है, हमें सीआर बनाना है, सीआर एक ही बनेगा क्लास का। तो हमने क्या किया, नॉमिनेट किए पर्सन्स, तो जितने भी नॉमिनेटेड पर्सन्स हैं वो सारे तो क्या हो जाएंगे, कैंडिडेट की हो जाएंगी। अब सबको तो नहीं बना सकते, किसी एक को बनाना होगा। लेट्स सपोज कि मैंने किसी एक पर्सन ए को हमने क्या बना दिया यहाँ पे, प्राइमरी की, या हमने उसको सीआर इलेक्ट कर दिया, तो वो सीआर हमारा क्या हो जाएगा, ए जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, प्राइमरी की हो जाएगा। अब जो बच गए हैं, जो नॉमिनेट हुए थे सीआर बनने के लिए, वो सारे हमारे क्या कहलाएंगे, ऑल्टरनेट की कहलाएंगे। अभी क्लियर है ये कंसेप्ट, प्राइमरी की, कैंडिडेट की एंड द ऑल्टरनेट की। ओके, नाउ मूव फर्दर, फॉरेन की। अब फॉरेन की क्या होगा, फॉरेनर्स कौन होते हैं, आउटसाइडर्स, ठीक है, आउटसाइडर्स जो हमारे इधर आ गए उन्हें हम बोलेंगे फॉरेन। तो वही कंसेप्ट हमारा फॉरेन की के केस में है। सो फॉरेन की क्या होगा, अ फॉरेन की इज़ अ फील्ड और कलेक्शन ऑफ फील्ड्स, ये क्या होगा, एक फील्ड या फिर कलेक्शन ऑफ फील्ड्स होंगे इन वन टेबल दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज अ रो ऑफ अनदर टेबल। क्या कर रहा है, एक टेबल पर्टिकुलरली दूसरी टेबल से हमने क्या किया, एक कॉलम को उठाया जो हमारी टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई करवा रहा है। तो सेकंड टेबल का कॉलम हमारी टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई करवा रहा है, तो वो फर्स्ट टेबल के लिए क्या हो गया, फॉरेनर हो गया। तो इस अदर वर्ड्स में अगर हम बात करें तो क्या होगा, फॉरेन की इज अ कॉलम और अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम दैट इज़ यूज टू एस्टैब्लिश अ लिंक बिटवीन टू टेबल। दो टेबल्स के बीच में जो लिंक को एस्टैब्लिश करके चल रहा है वो क्या होगा, हमारा फॉरेन की होगी। अगेन समझो इसको, दो हमारे पास में टेबल हो गई ए और बी, बी में हमने एक टेबल कॉलम बनाया है, वो क्या कर रहा है, ए को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के काम में आ रहा है। तो अब ए के लिए बी क्या हो गया, फॉरेन की हो गया, और बी के लिए ए कौन सी की, ऐसा कि वहाँ पे वर्क करेगा, वो फॉरेन की तरह वर्क करेगा। क्यों, दोनों के लिए वो अपनी की नहीं है, वो किसी और टेबल से आई हुई की है, इसीलिए उसको बोला गया है फॉरेन की। Is it clear? Okay, now move further. These all are about the keys. हमने बात की थी प्राइमरी की, फिर हमने बात की कैंडिडेट की, फिर हमने बात करी ऑल्टरनेट की, एंड द लास्ट वन इज़ फॉरेन की। नाउ मूव फर्दर, दैट इज़ SQL।
जो हम पढ़ने वाले हैं SQL क्या है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. इट इज़ बेसिकली अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज. इट यूज फॉर एक्सेसिंग डेटाबेस. ठीक है, SQL क्या है, एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जिसको हम डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए यूज़ कर रहे हैं. दिस इज़ अ स्पेशल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज टू क्रिएट अ टेबल, मैनेज डेटा एंड मैनिपुलेट डेटा. ये क्या है, हमारी एक स्पेशल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. हम इसको ओनली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं बोलेंगे, ये हमारी क्या है, स्पेशल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. इसको क्यों यूज़ किया जा रहा है, यूज़ टू क्रिएट अ टेबल. टेबल को क्रिएट करने के लिए, डेटा को मैनेज करने के लिए और डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए हम MySQL को यूज़ कर रहे हैं. सो व्हाट आर द टास्क ऑफ MySQL नाउ. MySQL के हमारे पास में कौन कौन से टास्क हो जाएंगे. फर्स्ट टास्क अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा एक रिलेशनल डेटाबेस है. हमने इसके बारे में बात करी थी कि रिलेशंस होंगे हमारे पास में. इसकी हेल्प से हम डेटा को क्वेरी कर सकते हैं, मतलब हम डेटा को फैच कर सकते हैं अलग अलग तरह से कि हमें पर्टिकुलर कुछ अलग स्टाइल का डेटा चाहिए. सिर्फ हमें चाहिए कि जिन स्टूडेंट्स के नेम A से स्टार्ट होते हैं सिर्फ उनके लिस्ट चाहिए. तो अलग अलग डेटा को किस तरह से फैच करना है उसके लिए हम MySQL को यूज़ कर सकते हैं. डेटा को इंसर्ट, अपडेट, डिलीट करना है, क्रिएट करना है, रिप्लेस करना है, ऑल्टर, ड्रॉप, ये सारी चीज़ों के लिए कंट्रोल एक्सेस प्रोवाइड करने हैं. डेटाबेस की कंसिस्टेंसी और इंटीग्रिटी को मेंटेन करके चलना है. ठीक है, ये सारे टास्क किसके हैं, MySQL के. ये सारे टास्क हमें ये प्रोवाइड करता है. नाउ द नेक्स्ट वन, टाइप्स ऑफ SQL स्टेटमेंट. SQL में कुछ स्टेटमेंट्स हम फॉलो करके चलते हैं. अब वो SQL के जो स्टेटमेंट्स हैं वो क्या क्या हैं, उसमें 3 कैटेगरीज हमने बना रखी हैं. फर्स्ट है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, दैट इज़ DDL कमांड. सेकेंड वन इज़ डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, दैट इज़ DML कमांड. एंड द थर्ड वन इज़ ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, दैट इज़ TCL कमांड. नाउ व्हाट इज़ डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज. डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्या होगी आपकी, जो डेटा को बेसिकली डिस्क्राइब कर रही है. इट इज़ अ स्टैंडर्ड फॉर कमांड दैट डिफाइंस द डिफरेंट स्ट्रक्चर इन अ डेटाबेस. ये एक स्टैंडर्ड है जो बेसिकली क्या कर रहा है, आपका डेटाबेस में डिफरेंट जो स्ट्रक्चर है उसको डिफाइन करने के काम आ रहा है. इट इज़ बेसिकली यूज टू क्रिएट स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल. टेबल का स्ट्रक्चर अगर हमें क्रिएट करना है तो उसके लिए हम DDL कमांड को यूज़ करेंगे. उसके एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करना है तो उसके लिए DDL कमांड यूज़ होगी. प्रेजेंट टेबल में से कुछ रिमूव करना है तो उसके लिए हम DDL कमांड को यूज़ करेंगे. जैसे हमने बात करी, ये हमारे पास में टेबल है. अगर मैंने बोला एक टेबल बनानी है तो टेबल बनाने के लिए क्या करोगे, पहले उसका लेआउट बनाओगे. हमें पता होना चाहिए कि टेबल में कितने कॉलम्स होंगे, कितनी रोज़ होंगी. ठीक है, तो ये आउटसाइड स्ट्रक्चर, ये बनाना, ये उसका लेआउट्स का स्कीमा प्रिपेयर करना, ये हमारा क्या होगा, DDL कमांड की हेल्प से होगा, जो उसका डेफिनेशन प्रिपेयर कर रहा है. ओके, अब अगर मुझे चाहिए, मुझे इसको डिलीट करना है, ये पार्ट मुझे यहाँ से रिमूव करना है. ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये एग्जिस्टिंग में से इसको रिमूव करना है, इस पार्ट को. इसको आप रिमूव कर दोगे यहाँ से तो ऑब्वियसली इसकी लेआउट में चेंजेस हो रहे हैं. तो जब लेआउट में चेंजेस हो रहे हैं तो उसके लिए अगेन कौन सी कमांड यूज़ आ रही है, हमारी DDL कमांड. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ DML कमांड. DML कमांड क्या होगा, जिसमें हम डेटा को मैनिपुलेट करने का काम कर रहे हैं. डेटा मैनिपुलेट करने से मतलब क्या है, डेटा को इंसर्ट करना, डेटा में अपडेट कुछ करना है, डेटा में से कुछ रिमूव करना है. तो ये सारी कमांड्स हमारी किसके अंडर में आती है, DML कमांड्स के अंडर आती है. लास्ट बट नॉट लीस्ट, ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज. ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज क्या होगी आपकी, वो कमांड्स जिसकी हेल्प से आप ट्रांजेक्शन्स को मैनेज करके चल रहे हैं. ठीक है, ट्रांजेक्शन दिख मीन कि ट्रांजेक्शन हमारा बिगिन हुआ. अगर हमारा ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया तो उसको हम बोलते हैं कि हमारा ट्रांजेक्शन जो है कमिट हो गया है. यहाँ डेटाबेस की लैंग्वेज में उसको बोला जाता है कमिट होना. अगर वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है तो उसको बोला जाता है कमिट. ओके, तो ये है हमारे टाइप ऑफ SQL स्टेटमेंट. और भी टाइप्स होते हैं बट आपके CBSE सिलेबस में इतना ही दे रखा है कि यहाँ पे 3 टाइप्स हैं, DDL कमांड्स, DML कमांड एंड द TCL कमांड्स. So this is all about the database introduction part. Thanks. Any query you can ask me, you can mail me on academicslearning@gmail.com. ठीक है, एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं सारी चीज़ें. आज हमने क्या क्या कवर किया. स्टार्टिंग से देखते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें देखी. इंट्रोडक्शन देखा, डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस का पर्पस क्या है, डेटाबेस की एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं. सेकंड हमने देखा रिलेशनल डेटा मॉडल क्या होगा. रिलेशनल डेटा मॉडल हमारे रिलेशन को इस्टेब्लिश करता है. ठीक है,
टेबल्स यहाँ पे हमारी रोज़ एंड कॉलम की फॉर्म में होती है। फिर हमने कुछ टर्मिनोलॉजी की बात करी, रिलेशन क्या होते हैं, रिलेशन हमारी टेबल होती है। डोमेन क्या होगा, डोमेन हम बोलते हैं कि कुछ पूल ऑफ वैल्यूज़ होती है जिनसे हम एक्चुअल वैल्यूज़ को डिराइव करके चल रहे हैं। एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट क्या होगा, कॉलम ऑफ अ टेबल जिसको हम क्या बोलते हैं, फील्ड भी बोलते हैं। टपल क्या होंगे, हमारी रोज़, रोज़ जिसको हम टपल भी बोल रहे हैं, रिकॉर्ड्स भी बोल रहे हैं। नेक्स्ट वन नेक्स्ट वन डिग्री, डिग्री क्या होगा हमारा, द डिग्री इज़ नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स होंगे कॉल जो हमारे कॉलम में प्रेजेंट हैं। कार्डिनैलिटी, कार्डिनैलिटी क्या होगा, नंबर ऑफ रोज़ होंगी। देन एग्जाम्पल हमने यहाँ पे देखा था जिसमें हमने डिग्री और कार्डिनैलिटी की वैल्यू को फाइंड आउट किया था, फील्ड, टपल, डोमेन को आइडेंटिफाई किया था। देन हम आए थे कीज़ पर, कीज़ हमारी क्या होंगी, फर्स्ट प्राइमरी की, प्राइमरी की जो हमारी वैल्यूज़ को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है। कैंडिडेट की, जो इतनी भी कीज़ एलिजिबल है प्राइमरी की बनने के लिए वो सब कैंडिडेट की कहलाएंगी, ठीक है। आउट ऑफ द कैंडिडेट्स की आफ्टर सेलेक्टिंग की एज ए प्राइमरी की, द रिमेनिंग की आज नोन एज ऑल्टरनेट की एंड फॉरेन की। फॉरेन क्या होगा आपका, फॉरेन की इज़ अ फील्ड जो हमने क्या किया, यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए काम में लिए, दूसरी टेबल की को काम में लिया है, वो हमारी क्या हो जाएगी, फॉरेन की हो जाएगी। नेक्स्ट हमने बात करी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज की। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज क्या होगा हमारा, ये एक डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए हमारी स्पेशल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं और मैनिपुलेट किया जा सकता है। देन हमने बात की थी माइस्क्वेल के टास्क की, रिलेशनल डेटाबेस होगा, क्वेरी कर सकते हैं, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट किया जा सकता है, क्रिएट, रिप्लेस, ऑल्टर, ड्रॉप किया जा सकता है, कंट्रोल एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं, डेटाबेस कंसिस्टेंसी एंड इंटीग्रिटी यहाँ पर हो सकती है। देन नेक्स्ट हमने बात करी एसक्यूएल स्टेटमेंट की, क्या क्या हो सकते हैं, डीडीएल कमांड्स, डीएमएल कमांड एंड ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। और इसके एग्जांपल हमारे क्या क्या हो सकते हैं, डीडीएल में हमने बताया क्रिएट, ठीक है, क्रिएट कमांड हो सकती है, ऑल्टर कमांड हो सकती है एंड ड्रॉप कमांड हमारी डीडीएल कमांड्स होंगी। डीएमएल कमांड्स हमारी क्या क्या हो सकती है, सेलेक्ट, अपडेट, डिलीट एंड इंसर्ट। सिमिलरली ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज के लिए बिगिन ट्रांजैक्शन, रोल बैक, कमिट, ये सारे आपके क्या होंगे, उस कमांड्स के अंडर आएगी। ओके, अब इन कमांड्स के बारे में डिटेल हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, यू कैन आस्क एनी क्वेरी, can ask me on academicslearning@gmail.com. Thank you.